आज के शो में। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, मुशीर खजाना का ऐलान। कोरोना मईशत के लिए धचका, मजमुई मुल्की पैदावार को 3000 अरब रुपए का नुकसान। बरामदात और टैक्स कलेक्शन भी मुतासिर, सनती शोबे की ग्रोथ मनफी 2.6%। पूरी दुनिया की आमदन 3 से 4% कम हो जाएगी, IMF की पेशन गोई। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आइंदा साल यानी माली साल का बजट, इस बजट का एम क्या होना चाहिए, इस बजट का फोकस क्या होना चाहिए? मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो नंबर्स इकनॉमिक सर्वे में हमारे सामने आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एग्रीकल्चर, जो तमाम सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, जो हमने मनफी शरह तरक्की देखी है, शरह नमू की जो तवक्कात हैं जो रही है इस साल और अगले साल भी, उसको मद्देनजर रखते हुए बजट का फोकस क्या होना चाहिए? और सब में अहम सवाल, जो रेवेन्यू टारगेट्स हम टारगेट कर रहे हैं फिर से क्या अनरियलिस्टिक हैं? असल में एक्चुअल रेवेन्यू टारगेट क्या होना चाहिए? ये बड़े अहम सवालात हैं। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब के साथ, जो कि एक माहिर मईशत हैं और इन उमूर को बड़े गहरी नज़र से देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप आर्टिकल भी पढ़ा, सेटिंग FBR टारगेट फॉर 2020 एंड 2021 फिस्कल ईयर। सर ये बताइएगा पहले तो कि फोकस या एम नए साल के बजट का क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? देखो, पहली बात यह है कि भाई जिस तरीके से अनसर्टनिटी है दुनिया में जी, पहले तो हम हर मंथली महीने में जीते थे, आज हम घंटों में जी रहे हैं। तो ये जो भी बजट की एक्सरसाइज है ना, इसको आप लोग इतना सीरियसली ना लें। अगर आपने अपने प्रोग्राम वगैरह के लिए इसको सीरियसली लेना है तो वो तो ठीक है, रख लें, रस्म दुनिया निभाना है। ये बजट भी एक रस्म दुनिया वाली बजट होगा, ठीक है ना। ये मुझे कल अगर बजट पार्लियामेंट में जो भी पेश होगा, मुझे नहीं लगता कि ये बजट विल सी द लाइट ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर जुलाई 1। जिस तरीके से दुनिया में तब्दीली आ रही है और हमारे यहाँ भी आ रही है, देखिए हम एक क्राइसिस के इस वक्त पीक पीरियड में हैं। आपने देखा होगा कि चाइना ऐसा मुल्क, उसने अपने GDP का ग्रोथ नंबर नहीं दिया फिस्कल ईयर 2020 के लिए। उसने कहा कि इतने फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, दुनिया में तबाही मची हुई है, हमें क्या नंबर देना, हमें तो खुद भी नहीं पता चल रहा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारा बजट है ये एक रस्म दुनिया है, क्योंकि इस मौके पे हमने एक पार्लियामेंट में कागज पेश करना पड़ता है, एक इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से डॉक्यूमेंट भी रिलीज करना होता है, जो हमने किया और करेंगे। तो इसको इतना सीरियसली ना लें कि क्या होगा, और फिर ये वही होगा जो पिछले NFC अवार्ड के बाद, 2010 वाले NFC अवार्ड के बाद किसी भी बजट ने नए माली साल की शक्ल नहीं देखी है। तो यार 10 साल से यही हालत है, तो आगे यही चलेगा ना। और वो भी ऐसे मौके पे जब इतनी अनसर्टेनिटी हो। तो इसमें एज एनी नंबर इज एज गुड और एज बैड एज एनी नंबर, ठीक है ना। तो दूसरी ना ज्यादा वो ना करे कि हुकूमत ने कितना दे दिया है, 500 बिलियन कर दिया है, या 450 बिलियन कर दिया, या मैं कह रहा हूँ 4250 कर दिया है। ये सब एक ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर रखना चाहिए जहन में कि नंबर अगर आपने ज्यादा रखे हैं जो अनरियलिस्टिक है, जैसे पिछले माली साल का था, इसकी इम्प्लीकेशंस पे बहुत गौर करें। इसकी इम्प्लीकेशंस को हम आज तक ठीक से लोगों ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसकी रियलाइजेशन नहीं की है। वो जो एक नंबर रख देते हैं, भाई इसी नंबर के बेस पे आपने सूबों को बताना है NFC अवार्ड में कि इतना आपको मिलेगा। अगर आपका इन्फ्लेटेड होगा तो वो सूबों का भी इन्फ्लेटेड हो जाएगा। सूबे उस इन्फ्लेटेड रेवेन्यू पे अपने एक्सपेंडिचर प्लान को बना लेंगे। जब यहाँ डे 1 से स्लिपेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल कलेक्शन के बेसिस पे सूबों को जाएगा, सिवाय बलूचिस्तान के। तो सूबे जो हैं वो शोर मचाएंगे, देखिए जी आपने तो ये वादा किया था, अब यहाँ आप रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं। वो अपने जो उनका जो एक्सपेंडिचर प्लान है वो उसको नहीं कट करेंगे।
तो उनका रेवेन्यू कब मिलेगा? एक्सपेंडिचर तो उन्होंने इसी इन्फ्लेटेड रेवेन्यू के बेस पे बनाया हुआ है, तो स्लिपेजेस तो होगा। सही। तो डॉक्टर साहब ये बढ़िया, आपने इंपॉर्टेंट एक बात आपने लिखा भी है आज रेवेन्यू टारगेट के बारे में। आप 7 कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं एग्जैक्टली। लेकिन 4,250 यहाँ पर तो हम IMF के साथ 4.95 ट्रिलियन इस तरह की बातें सुने। एक आपको हफीज शेख साहब की सुना के न्यू के हवाले से रेवेन्यू वाला जो उन्होंने कि क्यों कम हुआ, कोविड पे उन्होंने डाल दिया, हालांकि टारगेट ही जिस तरह ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब अनरियलिस्टिक रख देते हैं, फिर नहीं होता कलेक्ट तो हम कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। क्या कहा था आज? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हम ये समझ रहे थे कि हम 4.8 या तो पूरा कर लेंगे या उसके करीब पहुंच जाएंगे, और जिस तरह मैंने कहा कि 17% जो ग्रोथ थी रेवेन्यूज़ की, वो पाकिस्तान के जो माजी में ग्रोथ रही है उसके मुकाबले में तकरीबन ठीक थी, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम थी। अब ये भी आप पैटर्न देखें कि आखिरी जो 2 महीने होते हैं उसमें रेवेन्यूज़ अमूमन जो हैं वो औसतन पहले 10 महीने के मुकाबले में बेहतर होते हैं। तो हम ये समझ रहे थे, हम कॉन्फिडेंट थे कि हम 4.7 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो ये बात जो है किसी तरह सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना ने मामलात जो हैं बिल्कुल ऊंधे कर दिए हैं। अनसर्टेन सिचुएशन है, डॉक्टर अशफाक हसन कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि अभी हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि हमने 4.8 ट्रिलियन का टारगेट रखा था और फिर हम अचीव नहीं कर सके, कोविड और ये तमाम अनसर्टेनिटी ये सब इम्पैक्ट आया। सर टारगेट अनरियलिस्टिक था, अभी फिर दोबारा अनरियलिस्टिक कर रहे हैं हम लोग। ये खुद जो है सुबह उठते हैं अपना एक टारगेट रख लेते हैं, दुनिया को नहीं बताते जी। दुनिया को तो वही 5,500 पता था ना, तो इन्होंने खुद ही ये एक तरीका होता है, बताओ नहीं, आखिर में कम करते जाओ, उसके बाद देखिए हमारा टारगेट तो ये था और हम टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच गए। भाई टारगेट ये नहीं था, टारगेट 5,500 था जो आपके बजट के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो ये एक तरीका होता है अपने आप को बचाने के लिए, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हो, जर्नलिस्टों के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है मिनिस्टर के मामले में, मिनिस्टर के कंपेयर जर्नलिस्टों के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो उन्होंने सवाल करना होता है। तो इसलिए उन्होंने इस किस्म का कहा कि जी देखिए हमें भी पता है कि जुलाई फरवरी तक तो नॉर्मल महीने था ना भाई, ये तो मार्च से गड़बड़ शुरू हुआ है ना जी। तो जुलाई फरवरी में देख लें कितना हुआ था, और मार्च अप्रैल या बल्कि 22 मार्च तक तो हालात तो ठीक ही थे। हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ है 22 या 23 मार्च से शुरू हुआ है, तो चंद महीने में इतना कैसे फर्क पड़ जाएगा? तो ये कहने की बातें हैं, उनको कहने दें, उनकी नौकरी है बेचारे की और इसी पे कायम है, नौकरी भी है उनकी, तो वो मैं उसको ज़्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अनरियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट रखेंगे, इसके मसाइल बढ़ेंगे मुल्क की इकोनॉमी के लिए, मुल्क में फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए। और एक्सपेंडिचर साइड पर डॉक्टर अशफाक साहब ये फरमाएगा, क्योंकि अभी जो एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करना है, कम करना है, कितना ज़रूरी है कि उसके लिए शरह सूद कम हो, कितना कम हो आपके नज़दीक, और उससे कितना स्पेस क्रिएट हो सकता है? देखिए मैंने ये आर्टिकल में अपने लिखा भी है कि ये जुलाई के महीने में जब इसका क्या कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जब आए, तो दिस इंटरेस्ट रेट शुड बी डाउन टू 6%। तो 1% अगर डिस्काउंट रेट को आप कम करते हैं तो तकरीबन इंटरेस्ट पेमेंट में 160 बिलियन के करीब कम हो जाता है। तो अगर आप 2% इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो आप देख लें कि ओवर 300 बिलियन आपके पास बच जाएगा पूरे साल में। तो इस 300 बिलियन को चाहे आप अपने बजट, क्योंकि इतने अखराजात कम हो जाएंगे, तो आप या तो बजट के खसारे को कम करें, मेरा तो सजेशन होगा कि खसारे को कम करें, और या फिर अपने एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज कर लें कि मैंने कहाँ खर्च करना है। देखें इस बजट को एक्सपेंडिचर के हवाले से ये एक नॉर्मल बजट नहीं है, ये एक कोरोना टाइप का बजट है। हमारा तमाम एक्सपेंडिचर इट शुड बी गियर्ड टुवर्ड्स हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ फैसिलिटीज, इमरजेंसी बेसिस पे हेल्थ फैसिलिटीज पे, इस पे दें, डॉक्टरों को
उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो दें, उसका जो प्रोटेक्टिव गियर है वो दें, हॉस्पिटल में बेड क्रिएट करें, इमरजेंसी बेड क्रिएट करें। यार चाइना उसको बुला लो, चाइना ने यूहान में 10 दिन के अंदर पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था। आज चाइनीज को कहें कि जी हमारे यहाँ बड़ी तेजी से ये वबा फैल रही है, हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आप चाइना को दे दें जगह यहाँ पर, सही, वो आके आपका हॉस्पिटल यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। जहाँ हम 23 मार्च का और 14 अगस्त के जो परेड होता है, परेड ग्राउंड जो है इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा ग्राउंड है वो बना हुआ, उसको दे दें कि जी आप बना दें यहाँ पर, वो 2-2.5 हजार का बेड का हॉस्पिटल विद इन 15 डेज में बना देंगे चाइनीज। एग्जैक्टली इन सब चीजों पे पैसे इन सब चीज़ों में डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। अहम उमूर पे गुफ्तगू हुई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे, रेवेन्यू टारगेट के हवाले से जो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, यानी पॉलिसी मेकर्स करते हैं, वो गलती क्या है ये आइडेंटिफाई करी, और इस गलती को फिर हम दोहराने जा रहे हैं क्या, ये बड़ा अहम सवाल था। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल, बिलखुसूस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में आसानी के लिए वो कौन से इकदाम हैं जो ताजिर बरादरी चाह रही है कि उठाए जाएं इस बजट में, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात हमने जो माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब से पूछा कि बजट का फोकस क्या होना चाहिए, एक रियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट क्या होना चाहिए, और इसके साथ एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर रहनुमा, सनत, तिजारत, कॉर्पोरेट सेक्टर, वो क्या चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस हुकूमत को मौजूदा बजट में ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो कौन से इकदाम हैं जो उठाने चाहिए। सिराज कासिम तेली साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, फरीद आलम साहब कुछ देर में साथ, जो कि AKD सिक्योरिटीज के CEO हैं, मईशत पे बात करेंगे उनसे। सिराज साहब फरमाइएगा वो कौन से इकदाम हैं जो आप चाहते हैं इस बजट में उठाए जाएं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड में, जिससे बिजनेस करना आसान हो आप लोगों के लिए। सिराज साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, ये एक फोर्स मेजर है, ये हालात कोविड की वजह से बहुत खराब है, और हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस, चाहे इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, या SMEs हो, या बड़ा इंडस्ट्रिस्ट हो या छोटा, सब ने सफर किया है, सब प्रॉब्लम है। और हमसे वादा किया है शेख साहब ने, अफीफ शेख साहब ने, जब हमने इनसे एक हफ्ते पहले मीटिंग की है जूम पे, कि ये रिलीफ बजट होगा। जिस तरह इन्होंने कहा नया टैक्स नहीं लगेगा और रिलीफ बजट होगा, हम ये समझते हैं कि ये रिलीफ बजट होना चाहिए, और इसलिए कि इस वक्त मसला है सर्वाइवल का। अगर आपकी बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे तो आगे अगले साल आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो एक साल के लिए इनको लंबी चौड़ी रिलीफ देनी चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए, और को हर अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए। पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए किसी एक इंडस्ट्री को या किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को। इसी तरह टैक्सेस के साथ साथ यूटिलिटीज को कम कराना चाहिए। और तीसरा पेट्रोलियम का था जो इन्होंने कम कर दिया है, अच्छा कर दिया है, मेरे ख्याल से ठीक है। चौथा मसला था स्टेट बैंक का, जो अभी भी वो 8% पे बैठा है, किस्तों में कम करके आया है 13.25 से, जो सही नहीं है, वो 4% होना चाहिए। इसलिए ये तो डिस्काउंट रेट है जी। आगे जब लोन मिलेगी किसी को तो वो 1.5-2-3% बढ़ के मिलेगी, और वो भी उन लोगों को मिलेगी जो स्टेट बैंक के साथ बैंकों के साथ लिंक है। और एक ऐसा मैंने प्रपोजल दिया है कि सर्वाइवल के लिए जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ब्लैक मनी को अलाउ किया है, यह अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो पाकिस्तान में ट्वाइस द साइज है, ये डबल इकोनॉमी है जो हमारी नॉर्मल इकोनॉमी है, इसको भी अक्रॉस द बोर्ड अलाउ कर देना चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF वगैरह किसी ने पूछना नहीं है, और इतना पैसा आ जाएगा सिस्टम में कि आपकी इकोनॉमी चल पड़ेगी। और अगर कोई ऐसा है जो अनरजिस्टर्ड है तो उसको बोले रजिस्टर कराए फिर ले आए पैसा। पॉइंट मेरा ये है कि ये अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ बजट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, और इसका टारगेट होना चाहिए कि ये सर्वाइवल का बजट है, सर्वाइवल ऑफ बिजनेसेस, वरना आपको आगे जाके और तकलीफ होगी।
सही। अच्छा, आपने सर से एक बात बोली कि कोई नया, और जिस तरह हफीज शेख साहब ने भी कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो आप चाहते हैं अबॉलिश ही हो जाएं, जो जितने ज़्यादा यील्ड भी नहीं है जिनका, जैसे विद होल्डिंग टैक्स है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे, या और ऐसे टैक्सेस हैं? ये सारे टैक्सेस कम होने हैं ना, ये तो कम कराने हैं, कम करा रहे। अच्छा, और इसके अलावा एक्सपेंडिचर साइड पे एक कह रहे हैं बहुत बड़ा, जो आपने कहा कि शरह सूद तो कम करें, अभी भी अशफाक हसन साथ थे, उन्होंने कहा कि अगर इसको 6% कर दिया जाए, 2% कम किया जाए, तो तकरीबन 300 अरब की बचत हुकूमत को होगी, जिससे हुकूमत अस्पताल बना सकती है, जिससे हुकूमत बहुत से अच्छे इकदाम कर सकती है मौजूदा हालात के पेश नजर। ये कितना नागुज़ीर है? अब तो कर देना चाहिए ना, इसलिए जब हॉट मनी तो वापस चली गई, जिसके लिए इन्होंने किया था, और ये हॉट मनी किसकी थी वो भी तो बताए ना, वो कोई बताता नहीं है। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आप जाए, नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स में और इस तरह के बॉन्ड्स वगैरह में जो पैसा आता था, यूके, यूएस, इस तरह की जगहों से, इस दफा ये जो हॉट मनी आई और गई, ये केमन आइलैंड और इस तरह की जगहों से आया है। का मतलब क्या हुआ कि ये वो ऑफशोर कंपनियों की जो बातें सब करते हैं, ये कोई चेक नहीं करता कि क्या है। इनको चेक करना चाहिए और इसकी डिटेल में जाना चाहिए, और इसकी भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसको भी पब्लिक करना चाहिए, ताकि पता चले कि किसने ये हॉट मनी के चक्कर में इंटरेस्ट रेट इतना ऊंचा रखवाया, और इसके बाद तकलीफ किसको हुई? बिजनेस कम्युनिटी को, कि पैसे इनको इस रेट पे मिलते थे, वरना तो इन्वेस्टमेंट खराब हुआ पाकिस्तान का। ये नहीं समझता कुछ। सही। ये सिराज साहब ने बड़ी अहम बात की है, जो मुतालबात उन्होंने रखे हैं हफीज शेख साहब के सामने। ये ताजिर बरादरी के अहम रहनुमा हैं, पूरी नुमाइंदगी कर रहे हैं कम्युनिटी की। आप जो सुन रहे हैं, जो मुतालबात रखे हैं। फरीद आलम साहब, CEO AKT सिक्योरिटीज़ भी साथ हैं। फरीद आलम साहब, कितना आप समझते हैं कि हुकूमत के पास एक नया लेंस से उसको बजट देखना, हर साल बजट बनता है रेवेन्यू के लेंस से, इस दफ़ा जिस तरह अभी सिराज साहब भी कह रहे हैं और कुछ और लोग भी कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट बिजनेस एज यूजुअल, हालात बड़े ख़राब हैं, सर्वाइवल बजट बनाना है, तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? किस तरफ से, किस तनाजुर में बजट बनाना चाहिए? फरीद साहब देखें, जो पहले थैंक यू वेरी मच, और इकोनॉमिक सर्वे हमने देख लिया, और आपके सवाल का भी आंसर मैं शुरू करता हूँ देना। बट पॉइंट इस दफ़ा ये है कि a lot of us understand कि जिस मुश्किल हालात में जितनी फिस्कल स्पेस इस दफ़ा गवर्नमेंट के पास है, स्टार्ट करते हुए नॉर्मली हमें ये पता है कि जब हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं, जब बजट बनाते हैं, तो हम लोग, और एज अ पाकिस्तानी बजट देख लें या जनरली हमारी एक टेंडेंसी है एज अ नेशन कि हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यू से बजट बनाते हैं, और कभी कभी हम जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक चले जाते हैं चीज़ों में, तो वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो चेंज है वो ये है कि हम जब अपना बजट बना रहे हैं, तो द होल नेशन इज बॉक्ड डाउन बिकॉज ऑफ कोविड, एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड कि द लिमिटेशन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी सिराज भाई भी बात कर रहे थे, तो और हमें भी आइडिया है इंडस्ट्री को जरा कवर करते हुए, रिसर्च वाइज भी और देखते हुए, कि मैक्रो जो इस तरह मुझे मैं क्यों लूंगा अपने आप ही के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पेट्रोलियम की प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब कम करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने और अशफाक भाई भी शायद लाइन पे थे, मैंने अपना पर्सनल व्यू ये दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा अपने लिए कुशन बना ले, क्योंकि पाकिस्तान में जब प्राइसेस कम होती हैं तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं या जो बाकी लोग हैं वो अपनी प्राइसेस को कम नहीं करते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो थोड़ी अपॉर्चुनिटी थी, है और रहेगी अल्लाह करे, तो जो डिफरेंस है पेट्रोलियम की प्राइसेस को रिड्यूस कर करके, अब आपने ये देखा कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने और ओगरा ने गलत डिमांड फोरकास्ट देके पूरे मुल्क में एक केओस क्रिएट किया हुआ है कि पेट्रोलियम जैसी प्रोडक्ट तो दुनिया में सस्ती से सस्ती हुई, अब थोड़ी सी वापस हुई है, उसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन आए हुए हैं, और कोरोना का प्रॉब्लम एक तरफ, जो 3-3 किलोमीटर की लाइनें बन रही हैं ये एक तरफ। कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई थिंक जो इस दफा अच्छी बात हुई है कि करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, और अगर कोविड ना होता तो शायद प्लस में होता। लेकिन आप सिर्फ आज के इकोनॉमिक सर्वे से जो कल की बातें आएंगी उसको अगर आप एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या मैक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट के हवाले से मैं बात करूं, तो मेरे लिए पर्सनली ये जो एग्रीकल्चर का नंबर है पॉजिटिव में है, अल्लाह का शुक्र है, बट मेरे लिए था कि अगर हमारा सर्विस सेक्टर सरवाइव कर जाता ये ऑन स्पॉट, लेकिन क्योंकि ये 3 महीने की इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्लो डाउन थी, इसलिए हमारा सर्विस सेक्टर भी और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन होगा तो है, लेकिन
सर्विस सेक्टर का डाउन होना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये थोड़ा फिक्रिया है, नेगेटिव है। मुझे एक ब्रेक की तरफ पढ़ना फरीद साहब, मैं सिराज साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, फरीद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा गुफ्तगू को। और बजट के हवाले से जो तजावीज़ आ रही हैं वो भी आप जान रहे हैं, जो माशी पंडित हैं जो देखते हैं इकनॉमिक पूरी समझते हैं मईशत को, वो भी समझ रहे हैं कि क्या होने हो सकता है बजट में, उम्मीद क्या रखनी चाहिए। ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवाल सब में पहले कि इस बजट का यानी आने वाले बजट का फोकस या एम क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू साइड के ऊपर वो कौन से मेजर्स हैं जो ताजिर बरादरी चाहती है कि इकदाम उठाए जाएं। जो माहिर मईशत हैं वो क्या तवज्जो, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी हम जान रहे हैं। हमने अब तक तो ये समझा कि बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं रखना चाहिए रेवेन्यू का, और इसके साथ साथ इतने अनसर्टेन सिनेरियो के अंदर जो भी नंबर्स रखे जाएंगे हम उनको अचीव कर भी सकते हैं। बल्कि अशफाक हसन साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये बजट 1 जुलाई तक रहेगा भी या नहीं, इस पर भी हम नहीं कुछ कह सकते, जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं। हम ये जानते हैं ऐसे मुनीर साहब से, मारूफ ताजिर रहनुमा है, कि ताजिर बरादरी खुसूस सनत जिसकी शरह नमू हमने देखा है, जो ग्रोथ रही है वो मनफी 2.6% रही है। सनत और तिजारत क्या चाहती है मौजूदा बजट से, उनका मुतालबा क्या है। ऐसे मुनीर साहब फरमाइएगा, आप क्या चाहेंगे इस बजट में, क्या इकदाम देखना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि सबसे बड़ी चीज तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारी मैशियत का ख्याल करना पड़ेगा। मैशियत हमारी तेजी से डूब रही है, दुकानें बंद है, टैक्स कहाँ से आएगा, इंडस्ट्री बंद है, चलाने की इजाजत तो मिल गई है लेकिन कारोबार एक्सपोर्ट के ऑर्डर ही नहीं है। दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर कम हो गए। और सोने में सुहागा ये हमारे रिफंड पेंडिंग है पिछले 11 साल से, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी खुद बात हुई, उन्होंने हुक्म जारी किया सारे एक्सपोर्टरों को रिफंड दे दो, लेकिन इनकम टैक्स से रिफंड फिर हमारे रोक नहीं है। 11 साल से 40 करोड़ रुपए मेरा है, और पता नहीं लोगों के अरबों रुपए होंगे। जब आप लोगों के सरमाया रोक लेंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी। सरमाया हमारा चाय आएगा तो एक्सपोर्ट होगी, सरमाया आएगा तो मैं माल खरीदूंगा, उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करूंगा। तो मेरी नजर में ये जो आज सर्वे पेश हुआ है, ये कोई बड़ा अच्छा सर्वे तो नहीं है आपके सामने। ऑफकोर्स की वजह कोरोना वायरस है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से जरूर एग्री करता हूँ कि उन्होंने तकरीबन 120 अरब रुपया 1 करोड़ 20 लाख बंदों में बांटा है, ये तो सही काम है। बड़े हुर्मत के लोगों को बांटा गया, गरीब लोगों को। मैं समझता प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी टीम को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन कोरोना वायरस की सिचुएशन दिन ब दिन गंभीर हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त विल बी अ वेरी बैड टाइम। अल्लाह खैर करे। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं फैसलाबाद में, आधे से ज्यादा को कोरोना हो गया। और कोरोना की ऐसी बीमारी, इसका इलाज पूरे कराची में किसी अस्पताल में एक बेड खाली नहीं है। कहीं चले जाए वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए रोज का दे दो। 1.5 लाख कौन गरीब आदमी दे सकता है। फिर गरीब अगर अस्पताल में जाए, जिना या गवर्नमेंट के अस्पताल में, वहाँ भी बेड खाली नहीं है। तो मुझे अब डर लग रहा है कि इटली की तरह यहाँ भी लाशें ना पड़ी हो। बात यह कि साथ साथ इलाज होना चाहिए, लेकिन लोगों को अस्पतालों में कमरा नहीं मिल रहा। अच्छा, लेकिन ऐसा मुझे साहब, ये आपने जिस तरह कहा कि सनत और तिजारत के लिए इसमें मेजर्स होने चाहिए, लेकिन इकदाम रिफंड्स की बात हुई, सब हुआ। टैक्सेस के हवाले से हुकूमत फिर टारगेट रखती है हर दफ़ा बजट के अंदर इस तरह का जो इस वक्त अनरियलिस्टिक होता है, इसको अचीव करना मुमकिन ही नज़र नहीं आता। इस दफ़ा भी हम IMF के साथ मिलकर कोई टारगेट रख देंगे, फिर हम कहेंगे कि हम ये तो कह रहे हैं कि नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर ये किस तरह से अचीव होंगे टारगेट्स। मैं एग्री करता हूं, टैक्स टारगेट बिल्कुल कम कर देने चाहिए, नामुमकिन है इस सिचुएशन। ये तो इमरजेंसी है, फोर्स मेजोर चल रही है, या कंट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं है कोरोना वायरस। अगर ये चलता रहा तो वो मुल्क मैशियत ऐसा ऐसा और डूब जाएगी, इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। वो कौन से टैक्सेस हैं ऐसे मुनीर साहब जो आप चाहेंगे कि बिलखुसूस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसमें सेल टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो हमारी डिमांड कई सालों की है। जबरदस्ती टैक्स लगाते फिर हमें रिफंड नहीं करते, रिफंड मिनटे करके करते, वो भी कई सालों के बाद हमारे पैसे रोक देते हैं। हम लोग बैंकों से उधार लेके बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, तो ये हमारे पैसे रोक लेते हैं, हमें कोई चीज दे देते हैं। क्या ये भी हमें देना, उसका पेनल्टी दे हमको। लेकिन एक्सपोर्ट मेरी नजर सबसे बड़ी चीज एक्सपोर्ट है। एक वाहिद आइटम है जिससे आपको डॉलर आता। एक्सपोर्ट के लिए, तरक्की के लिए मुकम्मल गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं। FDR सपोर्ट पूरा नहीं करता,
बिहार को चाहिए पूरी सपोर्ट करें। एग्जैक्टली अच्छा, और इसके साथ साथ हम एक्सपेंडिचर्स पे भी आपसे सवाल पूछते हैं। हम ये जानेंगे कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शरह सूद कम होगी तो हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस होगी, जो अभी हमने गुफ्तगू भी की, तो आप कितना चाहेंगे शरह सूद हो। लेकिन इससे कबल टैक्स के हवाले से हफीज शेख साहब जो मुज़ीर ख़जाना है, उन्होंने एक गुफ्तगू की टैक्सेस के जो टारगेट 700 अरब का जो इस वक्त शॉर्टफॉल हुआ उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक सर्वे के। लेट्स हियर दिस आल्सो। एफबीआई जो टैक्स कलेक्शन थी, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन उसी रफ्तार पे अगर चलती रहेगी तो 4,700 तक 4,700 अरब तक पहुंच सकती थी, वो अब 3,900 तक बमुश्किल पहुंच रही है। तो ये भी आप समझें कि कोई 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ एफबीआर को उसकी टैक्स कलेक्शन में। एफबीआर को नुकसान हुआ 750 अरब का टैक्स कलेक्शन में, लेकिन ऐसे मुझे पहले टारगेट ही इतना ज्यादा रख दिया जाता है, उसके बाद फिर वो अचीव नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि हमें कोविड की वजह से हो गया जी। ये टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ जी, नामुमकिन है, क्योंकि उसमें तो और तकरीबन 700-800 अरब कम करना चाहिए। फिर ये क्या होता है, टैक्स हमारा रिफंड इसलिए रोकते कि हमारा टारगेट पूरा करना है, तो टारगेट पूरा करने में एक्सपोर्टर को बात देते हैं। कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, जो जेन्युइन पैसे आपको आने दें, वाई यू फिक्स अप टारगेट। इस हालात में जबकि इमरजेंसी नाफिज है, कोई टारगेट मुकर्रर नहीं होनी चाहिए, और करना कि इसमें से 800 अरब और कम होना चाहिए। ठीक है, और ये तो रेवेन्यूज की बात हो गई। एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर, क्योंकि शरह सूद की मैंने बात की, कम होगा तो फिस्कल स्पेस होगी, कितना ताजे बराबर मुतालबा करेगी? आपके चैनल मैंने कहा था मैक्सिमम 5%, दुनिया में 0% है या 1% है, आप मैक्सिमम 5% लगाएं। अब ये 8% है, बहुत ज्यादा है। ये 5% ज्यादा तो शरह सूद नहीं होना चाहिए, वरना आपको वारा ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली परफॉर्मेंस के हवाले से हफीज शेख साहब ने आज जो बात की, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करेंगे कि मईशत पे भी जो वो कहते हैं जी कि हमने ये अचीवमेंट्स हैं हमारी जो गवर्नमेंट के तौर पर उन्होंने गिनवाई इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें हमें चारों तरफ ही नजर आ रहा है कि बहुत से टारगेट्स अचीव नहीं हुए बल्कि नेगेटिव गए हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने बताया जी जो हमारी परफॉर्मेंस है। लेट्स हियर दिस कि कहा क्या है कि परफॉर्मेंस की क्या चीज़ें अचीव हुई हैं। लेट्स हियर दिस। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें विरसे में मिला था 20 अरब डॉलर का खसारा, उसे हमने कम कर 3 अरब डॉलर तक ले आए। तो ये इस हुकूमत का एक बड़ा अहम कारनामा है, जो कि पहले साल और खुसूसी तौर पे इस साल 73% कमी की गई इस बड़े खसारे में। दूसरी जो अहम चीज़ की गई इस साल और इससे पिछले साल भी मिलाकर कि 5,000 अरब रुपए कर्जों की हेडिंग में वापस किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मुल्क माजी के लिए हुए कर्जे, चाहे वो कितनी भी तादाद में हो, वो वापस करे। अब यही सवाल माहिर टैक्स उमूर डॉक्टर इकरामुल हक साहब से जानते हैं कि वो इस बजट पर जो हुकूमत कह रही है कि जी हमारी अचीवमेंट्स हैं, इस पर भी डॉक्टर इकरामुल हक साहब को भी खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, कि आपके नज़दीक बजट का एम और फोकस क्या होना चाहिए? ताजी बरादरी भी साथ है, वो कहते हैं रिलीफ होना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए। बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, आप क्या चाहते हैं, क्या एम हो इस बजट का? कि जब तक टैक्सेस को और आप इंटरेस्ट को बहुत नीचे लेकर नहीं आएंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। जहाँ तक ये ख्याल है कि हमने जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट फर्स्ट जो है काबू पा लिया, वो तो एक सस्ती चीज है कि आपने इंपोर्ट्स में कंट्रैक्शन की, लेकिन एक्सपोर्ट्स कहाँ बढ़ी है आपकी? कौन सी ऐसी आमदनी आपकी बढ़ी है जिससे आप जो है आने वाले दिनों में इसको सस्टेनेबल करेंगे? वो तो मैं भी एक साल में अपनी इंपोर्ट्स को 60% कम किया, तो आप रेवेन्यू पे देख लिया कि रेवेन्यू तो सारा इनका 65% एक्सपोर्ट से आता है। अब कौन सा मुल्क है जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आपसे अभी आपने चीज बेची भी नहीं है, इसको प्रोसेस भी नहीं किया, आपसे सेल टैक्स भी ले रहा है, आपसे वो इनकम टैक्स भी पहले ही कलेक्ट कर रहा है। जब तक हम ये हरकतें नहीं छोड़ेंगे कि हम इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, अब मैं आपको टर्की की मिसाल देता हूँ, वो 3% जमा करते हैं इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, और बाकी सारा टैक्स जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाती है, एक्चुअल चीजें एक्सचेंज करती है